आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन किलिंग अ ट्री एंड वी आर गोइंग टू नो द फुल एनालिसिस ऑफ दिस पोएम। फुल कहने का मतलब इसके एक एक लाइन के बारे में समझेंगे, इसके टेक्सचुअल मीनिंग को समझेंगे, पोएट के बारे में समझेंगे, पोएम के बारे में समझेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे डीपली सो दैट यू कैन नेवर कैन फॉरगेट। आप कभी भी इसको भूल नहीं सकते हो टिल योर ओल्ड एज। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक याद रहने वाली है ये। ओके, सो लेट्स बिकम ओल्ड विद दिस थॉट विद द होप दैट यू आर गिविंग योर फुल 100% अटेंशन। ओके, सो क्या क्या समझेंगे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पहला टॉपिक जो हम लोग का होगा अबाउट दिस पोएम, दैट हम लोग सबसे पहले समझेंगे अबाउट द पोएट। पोएट को जानेंगे क्योंकि पोएट को जानना जरूरी है, ये किस पोएट ने इस पोएम को लिखा है और उनका कुछ डिटेल्स। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में भी जानेंगे, सोर्स के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारे बात को जानेंगे। इसके बाद मीनिंग ऑफ द टेक्सुअल वर्ड्स ऑफ द पोएम, एक एक वर्ड को समझेंगे कि उसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है। आप देखोगे पोएम बहुत इजी है, पढ़कर आप देख लिए हो तो आपको बहुत इजी समझ में आया होगा, लेकिन पोएम का जो वर्ड्स होता है उसका दो वर्ड होता है। एक तो लिटरल मीनिंग होता है और एक जो मीनिंग होता है दैट इज वेरी डिपर, दैट इज सिंबॉलिकल मीनिंग होता है, उसको भी हमें समझना होता है। तो इसीलिए वर्ड के मीनिंग को सबसे पहले समझ लेंगे, उसके एनालिसिस से पहले। जो हम लोग फुल एनालिसिस करने वाले हैं उससे पहले उसके टेक्स्ट को समझेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, ताकि उस एनालिसिस में हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज लाइन बाय लाइन डिटेल्स ऑफ द पोएम। एक एक लाइन को समझेंगे, ऐसा नहीं कि बस समरी समझ लिए दैट्स ऑल, नहीं ऐसा नहीं, हम लोग को एक एक लाइन समझना है सो दैट यू कैन बी व्हाट going to be master of this piece. Okay, so next is what the theme, the message of the poem. इस पोएम का क्या आखिर मैसेज है, पोएट आखिर क्या मैसेज हम लोग को पूरे वर्ल्ड को देना चाहता है इस पोएम के थ्रू से, जस्ट बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल टॉपिक व्हाट ऑन किलिंग अ ट्री। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। फिगर ऑफ स्पीच आखिर इसमें क्या क्या यूज किया गया है दैट वी विल डिस्कस, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन से राइज हो जाते हैं। सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज अमर हियर एंड सबसे पहले जानते हैं अबाउट द पोएट। दिस इज द पर्सन हु राइट्स दिस पोएट, ओके, जीबी पटेल। ओके, एंड द पोएट इज बोर्न इन 1940 इन बॉम्बे। इनका जो जन्म हुआ था, ऐसे तो ये गुजराती है बट इनका जन्म जो है वो बॉम्बे में हुआ था 1940 में। एंड बाय प्रोफेशन ही इज़ अ डॉक्टर टिल नाउ। दिस डेट मीन्स 23 मई 2020 तक ये जो अलाइव है और वो डॉक्टरी के फील्ड में, नाउ इज़ नॉट राइटिंग। ओके, एंड ही इज़ अ पोएट भी है, प्ले राइट भी है, बहुत सारे उन्होंने प्ले को लिखा है, फिजिशियन भी है, डॉक्टर भी है, पेंटर है, आर्टिस्ट है एंड करेंटली रन्स बॉम्बे सेंट्रल हॉस्पिटल को वो रन करते हैं बॉम्बे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज अबाउट द पोएम। द पोएम इज पब्लिश्ड इन 1966। व्हेन इट इज रिटेन इज नॉट क्लियर। सो हम लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि कब इसका पब्लिश्ड हुआ था फर्स्ट। द ईयर इज 1966 एंड व्हाट इज द सोर्स? The source of the poem is poems. अगर पूछा जाता है कि आखिर सोर्स क्या है, सोर्स मीन्स इस पोएम को कहाँ से लिया गया है, एक्सकर्सन क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पोएम्स ओनली। सो ऑन किलिंग अ ट्री इज वन ऑफ द पोएम ऑफ हिज कलेक्शन नेम्स पोएम्स। नेक्स्ट में आते हैं दैट इज इस पोएम को जो लिखा गया है इन अ वेरी वेरी कन्वर्सेशनल ईज में लिखा गया है। कन्वर्सेशनल ईज इज व्हाट? जब इस पोएम को आपने पहले पढ़ रखा है पहले से अगर, तो आपको जरूर समझ में आएगा कि बहुत इजी लैंग्वेज है, ऐसे जैसे कि पोएट आपसे खुद बात कर रहा हो। कैसे? इसमें बहुत सारा वर्ड यूज किया होगा, नो, सो, ये सब वर्ड क्या है? दिस शोज दैट दिस पोएम इज रिटन इन कन्वर्सेशनल ईज। एंड फ्री वर्स कहने का मतलब इसमें कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं किया गया है। राइम स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिसका एक लय, इसका टोन तैयार होता है, तो वैसा कुछ भी नहीं किया गया है। जैसे शेक्सपियरियन सोनेट होता है, पिट्रार्चन सोनेट होता है और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं पोएम के, उन सारे में से किसी को भी यूज नहीं किया गया। दिस इज ऑल टोटली फ्री वर्स है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, दैट्स ओके। नेक्स्ट बात में आते हैं दैट इज
ये पोएम जो है ऑल्सो रिटेन इन आयरॉनिकल और सार्कास्टिक टोन। आयरॉनिकल टोन क्या है? आयरॉनिकल टोन ये है कि जिस चीज़ को हम लोग जानते हैं, पहले से जान रहे होते हैं कि ये चीज़ जो है मेरे गुड के लिए है, लेकिन पता चला कि नहीं वो तो बैड है, तो वो क्या हो गया? आयरॉनिकल। या फिर आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा कि ये चीज़ अच्छा है या फिर बुरा है, और फाइनल स्टेज पर आपको समझ में आएगा कि नहीं, आपने जो पहला थॉट था वो गलत है, दैट इज़ आयरॉनिकल। तो इसमें भी कुछ ऐसा सोच है, इस पोएम में भी कुछ ऐसा सोच है जो आयरॉनिकल को सेंस आउट करेगा। सो वी विल डिस्कस ऑल दैट, एंड सार्कास्टिक एंड आयरॉनिकल आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। सो दोनों का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज स्टैंजा वाइज मीनिंग। सो फर्स्ट में देखो, पहला जो लाइन है जो रेड वर्ड से जो इंडिकेट कराया गया है, दोज वर्ड्स मीनिंग वी विल नो। सो पहला वर्ड है किल। ऐसे हम लोग किल जब यूज करते हैं तो यहाँ किल का मतलब लिखा गया है मर्डर, एंड मर्डर इज अ क्राइम, एंड क्राइम इज व्हाट? पनिशेबल, ऑफेंसिव। तो ये ठीक नहीं है। तो यहाँ जो पेड़ को मारने के ऊपर बात किया गया है, दैट इज नॉट लीगल, इलीगल वर्क। अगर किसी पेड़ को हम लोग किल करते हैं, दैट इज मर्डर, दैट इज ऑफेंसिव, पनिशेबल। तो पोएट यहाँ पर ये कहना चाहता है, बस उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे उसने यहाँ लिखा है, टू किल अ ट्री इज नॉट व्हाट? लीगल, इट्स इलीगल। पोएट ने क्योंकि किल कर दिया है। साथ साथ इसका मतलब ये भी है कि पोएट ये समझ रहा है कि ट्री जो है लाइक अ पर्सन। ओके, नेक्स्ट वर्ड में आते हैं सिंपल। सिंपल जो वर्ड है, दैट इज सिंपल जैब। ये क्या है? सिंपल मीन्स इन्फीरियर, इनकैपेबल, इनएलिजिबल। तो ये क्या चीज़ को दिखाता है? ये दिखाता है कि वो सफिशिएंट क्वालिफिकेशन में नहीं है, या फिर सफिशिएंटली कैपेबल नहीं है, सो दैट ही कैन किल। जो हमारा नाइफ है वो बहुत, उसका जो स्ट्रोक्स है उसका बहुत सिंपल है, उसका जो जैबिंग है। जैब क्या होता है? सडन थ्रस्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड जैब। अगर आपके बगल में कोई बैठा हो और आपने अपने एल्बो से किसी को मार दिया और उसको पता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड जैबिंग। ठीक है, वो सडन थ्रस्ट होता है, उसको पता नहीं रहता है कि उसके साथ वो कोई कहीं से मार आने वाला है, दैट इज। और जब स्टैबिंग को रेफर करके यहाँ जैबिंग लिया गया है। स्टैब किसी को किया जाता है, कहने का मतलब आपके सामने कोई एक अगर पर्सन है और उसको आपने चाकू से पेट में दे मारा, दैट इज इलीगल। आई एम सेइंग आपने नहीं मारना है। सो क्या मारा, दैट इज, अब वो क्या हो गया? वही जैबिंग है। तो यहाँ पर जो है पेड़ को क्या किया जा रहा है? जैबिंग किया जा रहा है, एंड दैट इज सिंपल, दैट इज इंफीरियर ऑफ क्वालिटी, इनकैपेबल एंड इलिजिबल। ओके, दिस इज कॉल्ड जैबिंग। अब पेड़ को मारा गया है जो। ओके, नेक्स्ट में आते हैं कंज्यूमिंग, फीडिंग एंड क्रस्ट। तीनों को एक साथ समझते हैं। कंज्यूमिंग क्या होता है? ऑब्जर्विंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कोई चीज को बहुत दिन से ऑब्जर्व करते आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं कि आपने पहली बार लिया और दूसरी बार नहीं लिया, दैट डजंट मीन कंज्यूम। कंज्यूम कहने का मतलब आप उसको बहुत दिनों से उसको कंज्यूम करते आ रहे हो। तो यहाँ जो कंज्यूमिंग है वो अर्थ को कंज्यूम करते आ रहा है। और फीडिंग मतलब क्या होता है? फीडिंग का भी मतलब होता है कंज्यूमिंग, या फिर सकिंग फूड फ्रॉम। जैसे एक बच्चा जो है अपनी माँ के गोद में बैठ कर क्या दूध को शक करता है, पीता है, दैट इज कॉल्ड फीडिंग। ओके, और यहाँ पर भी वही सेंस को दिखाया गया है। क्रस्ट भी जो है, दैट इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ, जहाँ पर रिसोर्सेस रहता है, जहाँ पर मिनरल्स रहता है, वाटर्स रहता है, जहाँ पर लाइफ रहता है, एक सोर्स रहता है। किसको? किसी पेड़ को पनपने के लिए जितना सारा सोर्स मटेरियल्स रहता है, वहाँ कहाँ रहता है? क्रस्ट पर रहता है। दैट क्रस्ट इज व्हाट? द ओरिजिनेशन पार्ट ऑफ अ अर्थ। तो यहाँ पर इन तीनों बात को लेकर आप इस पिक्चर को समझो, जिसमें क्या है कि देयर इज अ चाइल्ड सॉरी देयर इज अ चाइल्ड। अब वो क्या कर रहा है? फीडिंग कर रहा है, सकिंग कर रहा है, वो दूध पी रहा है। तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। सेम लाइक दैट, इन द सेम सेंस, व्हाट? दिस इज मदर नेचर फॉर अ ट्री, एंड ट्री हेयर विल ग्रो by consuming the minerals and waters and earth from this part and can grow here। और वो ग्रो करता चला जाएगा। उसी को कहा गया है कंज्यूमिंग, उसी को कहा गया है फीडिंग। और ये जो क्रस्ट है, दिस पार्ट, दिस अर्थ इज द अपर पार्ट वेयर द मिनरल्स आर देयर, उसको क्या कहा गया है? क्रस्ट कहा गया है।
तो इस वाले सेंस में क्या दिखा, इस पिक्चर को आप हमेशा याद करके रखना, क्योंकि इसको बाद में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे जब हम लाइन बाई लाइन समझने जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आता है, दैट इज नेक्स्ट वर्ड इज लेपरस। लेप्रोसी इज व्हाट? लेप्रोसी इज अ डिजीज, स्किन डिजीज होता है, ये क्रॉनिकल इन्फेक्शियस डिजीज होता है, ये फैलता जाता है शरीर में। तो और जो हाइड है दैट इज स्किन, ये स्किन डिजीज होता है, इसलिए यहाँ कहा गया लेप्रस हाइड। आप ये पिक्चर देखो तो समझ में आएगा, दिस इज अ लेप्रोसी डिजीज। ओके, ऐसा भी होता है, या फिर कहीं कहीं आपने किसी किसी के चेहरे पर आपने ऐसा देखा होगा, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेप्रोसी। डिसकलर हो जाता है, हमारा जो शरीर है वो डिसकलर हो जाता है, तो उसको लेप्रोसी कहते हैं। हमारा जो हाइड है, हमारा जो स्किन है, वो पूरी तरह से डिसकलर होने लगेगा, फिर डिसफॉर्मेशन में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड लेप्रोसी। ओके, एंड स्प्राउटिंग इज व्हाट? ग्रोइंग, जो ग्रो करता है लिप्स, दैट इज स्प्राउटिंग। तो हमने यहाँ फर्स्ट स्टांजा का मीनिंग समझ लिया। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सेकंड स्टांजा। हैक एंड चॉप आप लोग समझते हो, टू कट इनटू पीसेस, पीसेस में अगर काटेंगे दैट इज हैक एंड चॉप। मच पेन, मच पेन कहने का मतलब पेन ऑफ डेथ। यहाँ पेन का सिर्फ एक मतलब नहीं कि दर्द, मच पेन मतलब दैट अमाउंट ऑफ पेन दैट कैन मेक यू टू डाई, जो आपको बाध्य कर देगा मरने पर, वो पेन, सफरिंग्स ऑफ डेथ। ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग क्या होता है? द सैप एक्सर्शन जो होता है दैट इज ब्लीडिंग होता है। आपने ये जो पेड़ को काटने से काटने के बाद अगर आदमी को कहीं से अगर कट हो जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है, लेकिन पेड़ को अगर काटा जाता है तो वहाँ से ब्लड नहीं निकलता है, वहाँ से आपका एक्सर्शन जो होता है दैट इज वो आपका सैप होता है। तो वो उसको यहाँ पर उसको उस सेंस में दिखाया गया है दैट दे आर ब्लीडिंग। एंड दिस बार्क इज द स्किन, अपर स्किन ऑफ, छाल जो होता है दैट इज बार्क। तो ब्लीडिंग बार्क मीन्स वुंडेड बार्क, जब इसको काट दिया गया है दैट पार्ट इज वुंडेड बार्क। हील कहने का मतलब क्योर। अब ये हील क्या होता है? हमारे शरीर में अगर आपको मान लो थोड़ा सा खरोंच पड़ जाए, सो फॉर दैट स्क्रैच यू डोंट एवर गो टू अ डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि समझ में आता है कि ये ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक, बिकॉज वी हैव हीलिंग पावर इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग पावर है कुछ हद तक। उसी तरह से पेड़ पौधों को भी अपना हीलिंग पावर है। वो कहाँ से लेते? वो मिनरल से एंड वाटर से लेते हैं वो सारे चीज़। तो उनके पास भी हीलिंग पावर होता है, हमारे पास भी होता है। हम लोग हीलिंग पावर्स को कहाँ से लेते हैं? हम लोग जो खाना खाते हैं उसी से हीलिंग पावर्स लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, उससे हमारा हीलिंग पावर आता है। तो अपने आप को वो क्या कर लेते हैं? हम लोग ठीक कर लेते हैं, क्योर कर लेते हैं। नर्स बैक टू हेल्थ, अपने हेल्थ को फिर से रीस्टोर कर लेते हैं, दैट इज हील। ओके, कर्ल जो है दैट इज राउंडेड क्वाइल्ड। ये जो कर्ल ग्रीन ट्विक्स है, ट्विक्स मतलब छोटे छोटे जो ब्रांचेज होते हैं पौधे जो फिर से पैदा लेगा, और वो ग्रीन होता है, फुल ऑफ एनर्जी को इंडिकेट कराएगा, तो उसको कहा गया है कर्ल ग्रीन ट्विक्स। आप ये पिक्चर देखो, ये तो हमारा हो गया ब्लीडिंग बार्क, जो इसको काट देने से आपका ब्लीडिंग्स निकलता है, सैप निकल रहा है ये। तो इसको रेजिन्स और गम्स कहते हैं, जो रबर को क्रिएट करता है। और ये है, ये लाल जैसा दिख रहा है जिसके वजह से पोएट ने यहाँ ब्लीड कहा। ये वाइट टाइप में भी होता है। और अब आ जाओ आप किसमें? कर्ल ग्रीन ट्विक्स में। ये छोटे छोटे पौधे जो निकलते हैं इस तरह के छोटे छोटे जो रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्ल ग्रीन ट्विक्स। ओके, मिनिएचर बॉस भी इसी को कहते हैं। अनसेट कहने का मतलब क्या होता है? मिनिएचर मीन्स होता है टाइनी, स्मॉलर देन स्मॉल, बहुत छोटा से छोटा जो ब्रांचेस होता है दैट इज कॉल्ड मिनिएचर। बॉज मीन्स ब्रांचेस। एंड अनचेक मतलब अनकट, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो। फॉर्मर साइज मतलब अपने साइज में चला आएगा। फॉर्मर मीन्स प्रीवियस, अर्लियर साइज जो होता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मर। ओके, थर्ड स्टांजा में आता है दैट इज पुल्ड आउट। पुल्ड आउट कहने का मतलब पेड़ को अगर जमीन से निकाल दिया जाता है तो उसको कहते हैं पुल्ड आउट, इवैक्यूएटेड या फिर टुक ऑफ। एंकरिंग कहने का मतलब होल्डिंग और शेकरिंग, मतलब पेड़ जहाँ पर है उसको अर्थ क्या करके रखा है? एंकर करके रखा है, एंड दैट्स वाई एंकरिंग। ओके, ये जो हमारा अर्थ है ये ज़मीन में था, तो ज़मीन में जब तक रहता है उसको एंकर करके रखता है। जब यहाँ से पुल्ड आउट हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थ केप बन जाएगा। ये अर्थ केप हो जाएगा। यहाँ पर जो ज़मीन खाली बैठ होगा वो क्या हो जाएगा? अर्थ केप हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अर्थ केप एक बार डिस्क्राइब किया गया, हॉलो पार्ट ऑफ अर्थ आफ्टर अपरूटिंग। अपरूटिंग कर देने के बाद पेड़ को दैट पार्ट जो दिखेगा ज़मीन में दैट इज कॉल्ड अर्थ केप। एक्सपोज्ड कहने का मतलब नोन, गॉट नोन, सबको पता चल गया, पहले किसी को नहीं पता था। एंड सडनली समथिंग नोन टू ईच एंड एवरीवन दैट इज कॉल्ड एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड मतलब पहले सीक्रेट था वो, लेकिन
एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो गॉट नॉन हो गया, रिवील्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सपोज्ड. सोर्स, दैट इज व्हाट, रूट्स, जनरेटर ऑफ लाइफ. जो रूट्स है वही सोर्स है. सेंसिटिव कहने का मतलब टेंडर, डेलिकेट. हमारा जो पार्ट्स होता है वो भी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है, वो जो हमारा सेंसिटिव पार्ट है बहुत ही टेंडर है, बहुत डेलिकेट है. अगर वो उतना हार्डनेस और टफनेस और स्ट्राइक्स नहीं सह पाएगा जितना कि अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी है. उसी तरह से पैर का भी जो सेंसिटिव पार्ट होता है दैट इज रूट, वही सोर्स है और वो बहुत सेंसिटिव होता है. अगर वहाँ पर कोई उसको हार्म करता है सो इट कैन डाई, मर सकता है वो. स्कोर्चिंग कहने का मतलब क्या होता है, बर्निंग, ब्लेजिंग, रोस्टिंग जो होता है वो. चोकिंग कहने का मतलब इफ़ यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ, अगर कोई आपका गला दबा दे एंड देन यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ, टेक ब्रेथ, तब क्या होता है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग बंद हो जाता है, तब क्या होता है, चोकिंग होता है. ब्राउनिंग, जब कोई आदमी मरने को होता है उसका शरीर जो है वो ब्लैकनिंग होने लगता है, शरीर पर जितनी सारी तेज थी, ग्लो था, वो ग्लो खत्म हो जाता है, देन इट इज गोन टू ब्राउनिंग. हार्डनिंग, मरने के बाद हमारा शरीर क्या होने लगता है, हार्ड होने लगता है, बिकमिंग फर्न होने लगता है. उसी तरह से ट्विस्टिंग, हमारा शरीर फोल्ड करने लगता है, ब्लेंड करने लगता है. विदरिंग कहने का मतलब हमारा शरीर जो है डिके करने लगता है, सड़ने लगता है, फैडिंग करने लगता है, श्रिंक करने लगता है. और यही सारा प्रोसेस जो है स्कोर्चिंग से लेकर विदरिंग तक, ये सारा का सारा प्रोसेस किसके साथ होता है, एक पेड़ के साथ होता है. स्कोर्चिंग, चोकिंग, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, ये सारे के सारे होते हैं. उन सारे को दिखाया गया है. डन कहने का मतलब डेथ ऑफ ट्री. यहाँ पर डन का मीनिंग जो है एक्चुअली विक्ट्री है, लेकिन यहाँ विक्ट्री नहीं है, वो अल्टीमेटली हॉलो विक्ट्री है. ओके, मतलब वो एक्चुअली फाइनल आउटकम को हम लोग जो समझ रहे, जो सक्सेस है वो सक्सेस नहीं है. ओके, सो हमने ये सिर्फ और सिर्फ समझा है मीनिंग, और मीनिंग को समझने के बाद आते हैं अब एक एक लाइन में समझते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ. सो पहला फर्स्ट लाइन वी विल डिस्कस इज, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. सो सबसे पहले हम लोग टाइटल को समझ लेते हैं. इसको समझने से पहले टाइटल को शॉर्ट में समझते हैं. ऑन किलिंग अ ट्री ये दिखा रहा है दैट कि पेड़ को मारने पर या फिर मारना उसका जैसे लग रहा है कि समथिंग गुड वी आर गोइंग टू डू. एक्चुअली हम लोग वो बात पोएट नहीं करना चाहता है, हम लोग भी नहीं करेंगे, और पोएट तो उसने दिया ही नहीं है ऐसा सेंस कि वो करना चाहता है. वो रिवर्स वे में हम लोग को ये समझाना चाहता है कि पेड़ को मारना हमारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है जब वो हमारे लाइफ पर बनाएगा. क्योंकि हम लोग अगर पेड़ को मारेंगे दैट एक्चुअली वी आर किलिंग आवर लाइफ. ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है उसको डिस्कस कर लेते हैं. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. अब इस लाइन में पोएट क्या डिस्कस कर रहा है, मच टाइम कहने का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. जितना सोचा गया टाइम था कि इतने में वो मर जाएगा, वो उतने से ज़्यादा लग रहा है. इट्स टेकिंग मच टाइम. जब हम लोग जैब कर रहे हैं, सिंपल जैब, चाकू को लेकर अगर उसको मार रहे हैं पेड़ को, तो पेड़ को मारने से वो मर नहीं रहा. इट इज़ टेकिंग मच टाइम. हमने सोचा था कि इतने देर में हो जाएगा, बट नो, दिस इज़ नॉट द वे टू किल अ ट्री. ये समझ में आ गया है. तो अब इसका डीपली मीनिंग समझते हैं. एक लिटरल मीनिंग यही था कि कोई अगर सिंपल जैब से, अगर कोई किसी के पास नाइफ है और वो जैबिंग जाकर करे पेड़ को, तो क्या वो मर जाएगा? तो पोएट कह रहा है कि नहीं, इट टेक्स मच टाइम, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है टू किल अ ट्री. और पोएट बता रहा है कि उसका जो इंटेंशन है, जो द पर्सन हु इज़ गोइंग टू किल इट, उसका इंटेंशन है पेड़ को मारना, उसका मर्डर करना है. तो इसको फाइनली समझेंगे. तो इस लाइन में क्या क्या दिखाया गया है वो बात को एक एक देख लेते हैं. द पोएट जीबी पटेल डिस्क्राइब्स दैट टू किल अ ट्री इज अ टाइम कंज्यूमिंग अटेम्प्ट. बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. जैबिंग ऑफ नाइफ टेकिंग टू मच टाइम व्हाट एक्चुअली थॉट टू बी. जितना हम लोग सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा ये टाइम ले रहा है, इसीलिए यहाँ मच टाइम का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट, द जैबिंग ऑफ नाइफ इज इनकैपेबल टू किल अ ट्री. हम लोग समझे थे सिंपल मतलब क्या होता है, इनकैपेबल मतलब व्हाट द प्रोसेस वी आर डूइंग. जैबिंग, स्टैबिंग जो कर रहे हैं, पेड़ उसके ट्रंक में जो मार रहे हैं, पेड़ के जो ट्रंक में हम लोग चाकू से मार रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू किल अ ट्री, दैट इज इनकैपेबल. वो इनकैपेबल है टू किल अ ट्री बिकॉज इट इज इन्फीरियर इन साइज. क्योंकि आप सोचो एक पेड़ इतना बड़ा है जो, और उसके सामने क्या है, एक छोटा सा चाकू है. हाउ कैन इट किल, कैसे मार सकता है वो नेबर? बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज एंड क्वालिटी, और उसका क्वालिटी भी उतना नहीं है.
इन फ्रंट ऑफ अ सुपीरियर ट्री, और ट्री जो है बहुत बड़ा है, एंड दैट्स वाई द एक्ट ऑफ किलिंग अ ट्री इन दिस लाइन फेल्स। इस लाइन में तो फेल हो गया, इस लाइन में वो नहीं मार पा रहा है। कौन नहीं मार पा रहा है? चाकू। जैबिंग ऑफ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। द किलिंग ऑफ ट्री इज प्रेजेंटेड हियर एज अ सेरिमोनियल टास्क। ऐसा लग रहा है कि पोएट ने इस लाइन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि जैसे पेड़ को मारना जस्ट लाइक सेलिब्रेटिंग समथिंग गुड, ऐसा कि हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। सेरिमोनियल टास्क एज इफ समथिंग पॉम्पस इज गोइंग टू हैपन, ऐसा जैसे कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ग्लोरियस होने वाला है। बट अल्टीमेटली इट कैन वाइप आउट द एंटायर ह्यूमन रेस। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, पेड़ को काटना और काटना और काटना लगातार अगर चलता रहा, सो ये क्या हो जाएगा? और पूरी तरह से पेड़ अगर ख़त्म हो जाए संसार से, तो ये हमारे वाइप आउट कर देगा, हमको भी नष्ट कर देगा, हमारे एक एक चिन्ह को, मानव जाति के एक एक जगह को शेष कर देगा, वो हम सब कुछ शेष कर देगा। वाइप आउट द एंटायर ह्यूमन रेस इन रिवर्स साइकोलॉजी टर्म। अब इस बात को ध्यान से समझो, रिवर्स साइकोलॉजी टर्म क्या होता है? तो साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? सोच। और रिवर्स मतलब किसी को आप अच्छा समझाने जा रहे हो और अगर नहीं समझ रहा है तो आप उसको बैकवर्ड में समझाओ। बैकवर्ड कहने का मतलब किसी बच्चे को अगर ये समझना है कि आग से जल जाएगा, तो आग से आप कितना भी समझो कैसे जल सकता है। कोई अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पर है, छोटा सा बच्चा है, तो क्या होगा कि अब जब उसको उस आग से एक बार अगर उसको जलन लग गया, या फिर आपने उसको समझाया कि हाँ हाथ दो, आग में आप हाथ दो, नहीं जलेगा, आपने समझा दिया कि नहीं जलेगा, आपने उसने दे दिया। आपको समझाना क्या था कि जलेगा, और आपने उसको क्या किया, कहा कि नहीं जलेगा दो, तो उसने उस आग में हाथ दे दिया। तो ये क्या हुआ, उसको समझ में आ गया कि नहीं, इससे तो जलता है। ये ही चीज़ है रिवर्स साइकोलॉजी। यहाँ पोएट ये कर रहा है, इस पोएम में ये कह रहा है, इस लाइन में ये कह रहा है कि ये पेड़ को मारना अल्टीमेटली इज नॉट अ सेरेमनी। एक्चुअली वी आर पेविंग द वे टू डिस्ट्रॉय आवर सेल्स। हम लोग अपने आप को मारने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। यही है रिवर्स साइकोलॉजी। हम लोग को रिवर्स साइकोलॉजी, हम लोग को कितना प्यार से समझाया गया कि पेड़ को ना काटो ना काटो, तो हम समझ नहीं रहे। तो अब बोल रहा है कि नहीं काटो, मारो, तो करते करते क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू किल आवर सेल्फ। ओके, तो ये रिवर्स साइकोलॉजी है, ये बहुत जगह यूज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, द पोएट पर्सोनिफाइज ट्री हियर एज अ पर्सन। अब कैसे पर्सन? क्योंकि देखो पर्सोनिफाइड मतलब क्या, किसी एक कोई नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बीइंग में दिखाना। कोई अगर निर्जीव चीज़ है और उसको हम सजीव के रूप में दिखा रहे हैं कि ऐसा चीज़ है, जैसे कहे कि मोबाइल मेरा दोस्त है क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा साथ देता है, हर समय मेरा साथ रहता है, तो वो क्या हो गया, पर्सोनी, एक आदमी जैसा उसको ट्रीट कर रहे हैं। उसी तरह से किल जो वर्ड है, किल किसको करते हैं, किसी एक ह्यूमन बींग्स को या किसी बींग को, लेकिन यहाँ ट्री तो बींग नहीं है, वो तो प्लांट्स में आता है। तो यहाँ पर उसको एक पर्सन के रूप में दिखाया गया है, जिसकी वजह से पर्सोनिफाइड किया गया है। तो पोएट कह रहा है द पोएट पर्सोनिफाइज ट्री हियर एज अ पर्सन हु आर जनरली कैन बी इजिली किल्ड बाई जैबिंग। एक अगर आदमी को चाकू से मारा जाए तो चांसेस है कि वो मर जाए स्टैबिंग करने से। दो इन केस ऑफ ट्रीज इट इज टाइम टेकिंग एक्ट, लेकिन इस केस में पेड़ को मारने में चाकू ये टाइम टेकिंग केस है, टाइम टेकिंग एक्ट है, इससे मरना नहीं है। ओके, इस लाइन में ये भी बताया गया है। तो एक लाइन में देखो हमने 3 बात 4 बात अभी तक जान लिया है। नेक्स्ट में आते हैं, ही यूजेस द वर्ड किल टू डिनोट अस। ये किल वर्ड जो क्यों यूज किया है, दैट द ट्री इज ऑल्सो लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ट्री भी जो है एक ह्यूमन बीइंग जैसा है, और उसको किल करना क्या है, ऑफेंसिव है, बहुत पनिशेबल है, और हमारा लॉ भी है, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। तो पोएट उसी बात को समझा रहा है। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ 2 ईट यूज हुआ है, पहला ईट और ये ईट। इन दोनों ईट में क्या डिफरेंस है? तो द इंट्रोडक्टरी ईट एंड द फाइनल ईट रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दोनों अलग अलग है। द इंट्रोडक्टरी ईट रिप्रेजेंट्स जैबिंग ऑफ नाइफ। ये ईट कहने का मतलब, इट टेक्स मतलब व्हाट टेक्स, जैबिंग ऑफ नाइफ टेक्स मच टाइम। एंड द फाइनल ईट रिप्रेजेंट्स द डेथ ऑफ अ ट्री। ये जो है विल डू इट, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट।
सिंपल जैब से ये होने वाला नहीं है। सिंपल जैब से क्या नहीं होने वाला है? पेड़ का मरना होने वाला नहीं है। तो ये जो डू इट, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को, और इसीलिए इस इट में और इस इट में डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट लाइन इज इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। इट कहने का मतलब यहाँ ट्री है। राइजिंग आउट ऑफ इट, अब ये इट कोई और है। राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब इससे निकल कर वो बड़ा हुआ है। अब ये इट इस अर्थ के लिए आया है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसी क्रस्ट के ऊपर वो फीड करते आया है। ऑब्जर्विंग, यहीं से ऑब्जर्व करते आया है। ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, सालों साल का सनलाइट, सालों साल का एयर, सालों साल का वाटर को इसने क्या किया है? कंज्यूम किया। अब लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं। अब देखो ये जो वर्ड है, ये सेंटेंस जो है, इट हैज ग्रोन, ये कौन से सेंटेंस में है? परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। जब कहीं भी कोई सेंटेंस परफेक्ट में होता है, कहने का मतलब वो काम उसने क्या कर लिया है? फिनिश कर लिया है। मतलब ट्री ने अपने ग्रोथ को 100% अपने अल्टीमेट ग्रोथ को पा लिया है हाइट में। उसी को कहा गया है इट हैज ग्रोन स्लोली। और एक दिन में ये नहीं बढ़ा है, धीरे 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 करके बढ़ा है। और कैसे बढ़ा है? कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ कहने मतलब मिट्टी खा कर नहीं, अर्थ के अंदर जो मिनरल्स है, वाटर्स है, उन सारे को कंज्यूम कर करके। और वहीं पर ये जन्म लिया है, वहीं पर खाना खाया है, उसके क्रस्ट के ऊपर। आप वो पिक्चर याद करो जो हमने यहाँ दिखाया था, एक बच्चे का जो माँ का दूध पी रहा था या रही थी। वो उसी तरह से पेड़ भी क्या करता है? ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। अब ये सनलाइट, एयर एंड वाटर, ये फोटोसिंथेसिस की बात को कह रहा है। तो इस लाइन में और क्या क्या डिटेल्स है दैट वी विल डिस्कस। ओके, द ट्री हैज फुली ग्रोन, बताया गया ट्री क्या है? पूरी तरह से ग्रोन कर चुका है। एंड इट्स अल्टीमेट ग्रोथ इज ऑल्सो अ रीजन नॉट टू बी किल्ड थ्रू द जैबिंग ऑफ नाइफ। और ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ के वजह से भी वो नहीं मरा है, क्योंकि वो अपने अल्टीमेट ग्रोथ को पा चुका है। उसने पहले वाले जो लाइन में था जिसमें कहा गया था इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, उसका एक रीजन तो ये भी है कि उसने क्या किया है? ट्री जो है क्यों नहीं मरा और क्यों टाइम ले रहा है, क्यों हमारा जो जैबिंग ऑफ नाइफ फेल्स? जस्ट बिकॉज द नेक्स्ट रीजन इज कि वो बहुत ग्रोन कर चुका है। कौन ग्रोन कर चुका है? ट्री। एक तो था कि सिंपल था, जैब बहुत सिंपल था जिसके वजह से। दूसरा ये भी रीजन है द ट्री हैज ग्रोन, वो बच्चा नहीं रह गया। अगर मान लो कोई एक बच्चा ट्री रहता, मतलब सैपलिंग्स रहता, एक छोटा सा पौधा रहता और चाकू से मारा जाता तो मर जाता कि नहीं? ऑफकोर्स मर जाता। इसलिए उस रीजन को कह रहा है इट हैज ग्रोन, ये बढ़ चुका है। एंड दैट्स वाई इट बिकम्स सुपीरियर एंड द नाइफ बिकम्स इंफीरियर, वो छोटा पड़ गया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इट हैज बीन कंज्यूमिंग द लाइफ सपोर्टिंग मिनरल्स। अब ये देखो कंज्यूम करते आ रहा है। अब इस कंज्यूमिंग एक दिन में नहीं करते आ रहा है, अभी भी करते जा रहा है। एंड दैट्स वाई इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट हैज बीन कंज्यूमिंग मतलब इसने अपने ओरिजिन से, जब से इसने जन्म लिया है तब से ये कंज्यूम करते आ रहा है। क्या? लाइफ सपोर्टिंग मिनरल्स, जो इसको जीवन दे रहा है। ऑफ अर्थ विच प्रोवाइड्स इट सस्टेनेबिलिटी, जो इसको सस्टेन करके रखता है, जो इसको हमेशा पावर देता है, इसको हीलिंग पावर देता है, और जिसके वजह से ये चाकू के स्ट्राइक से अपने आप को रिवाइव कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट इज द प्लेस वेयर इट हैज ग्रोन, और जहां पर ये जन्म लिया है, जहां पर ये बड़ा हुआ है, फ्रॉम देयर बाय कंज्यूमिंग द मिनरल्स, वहीं से ये कंज्यूम करते हुए इट हैज बीन राइजिंग आउट, और यहीं से ये बड़ा हुआ है। देखो यहाँ लिखा है ना राइजिंग आउट ऑफ इट, राइजिंग आउट ऑफ मतलब यहीं से उठता आ रहा है। एक दिन का उठने का काम नहीं, यहीं से उठता आ रहा है, यही उसका बर्थ प्लेस है। द अर्थ क्रस्ट इज द बर्थ प्लेस। ओके, कहने का मतलब उसका मदर उसके साथ है, मतलब वो अपने माँ के गोद में है और अपने सोर्स से अटका हुआ है, अपने सोर्स को छोड़ा नहीं है, जिसके वजह से वो नहीं मरा। It means it has always been attaching itself to its source of origin। मतलब उसने अपने माँ से अलग कभी नहीं हुआ, उसने अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन से कभी अलग नहीं हुआ। सोर्स ऑफ ओरिजिन से अगर अलग हो जाता तो मर ही जाता। तो जिसके वजह से एक रीज़न ये भी है, यहाँ मल्टीपल रीजन्स बताया गया वाई द ट्री इज स्टिल अलाइव आफ्टर जैबिंग। जैबिंग के बाद भी क्यों है, ये सारा भी कारण है। ग्रोन कर चुका है,
कंज्यूम करते आया अर्थ को, यहीं से राइज किया है। अब देखो फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और यहीं से क्रस्ट करते आया हुआ है। द अर्थ क्रस्ट इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ विच इज सिंबलाइजेज एज द मदर नेचर, और जो अर्थ क्रस्ट है वो मदर नेचर है, ठीक है। फ्रॉम वेयर द ट्री हैज बिन सकिंग वाटर, और यहीं से वो खींचता आया है, कंज्यूम करता है किस किस चीज को, वाटर को, मिनरल्स को, लाइक अ बेबी, जो पिक्चर दिखाया था आपको बेबी का, सकिंग मिल्क फ्रॉम हिज हर मदर्स ब्रेस्ट। तो उसी वे में देखो आप क्या है कि एक माँ बैठी हुई है, उसके गोद में क्या बैठा हुआ है, उसका बच्चा बैठा हुआ है, और उस माँ के गोद में ही वो फल फूल रहा है। उसी तरह से पेड़ भी जो है कहाँ पर है, माँ के गोद में है, और वहीं पर वो कंज्यूम कर रहा है, और वो फ्लरिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है, जिसके वजह से वो अभी तक क्या है, अपने आप को बचा कर रखा है, सेफ सर्वाइवल करके रखा है, सस्टेनेबिलिटी में है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। द ट्री हैज बीन ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट। अब ये जो ईयर्स ऑफ सनलाइट है, कहने का मतलब ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस में है, एक दिन से तो नहीं करते आ रहा है, ये बचपन से ही करते आ रहा है और अभी तक करते जा रहा है, कंटिन्यू है ये प्रोसेस। द ट्री हैज बीन ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। ये किस चीज को दिखा रहा है, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया को दिखा रहा है, जिसमें वो खाना बनाता है अपने लिए और खाना खाता है, ये सारा चीज, विच आर हेल्पिंग इट टू फ्लरिश। और यही प्रोसेस जो है उसको हेल्प कर रहा है क्या करने में, फ्लरिश करने में, ग्रो करने में, बढ़ने में, ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज द ट्री हैज अर्थ क्रस्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइफ। अब ट्री के पास क्या है, उसके पास अर्थ क्रस्ट है, किस रूप में, सोर्स ऑफ लाइफ के रूप में, वहीं से उसको जीवन मिल रहा है। वेर इट कैन रूट इट सेल्फ, और यहीं पर अपने आप को रूट करके रखा है, अपने आप को जमा कर रखा है। रूट कहने का मतलब जड़ नहीं, अपने आप को वहां पर वो जमा कर रखा है। अलॉन्ग विथ दैट इट हैज सनलाइट, और साथ साथ ये तो है कि वहां पर जम कर रहा है, ये साथ साथ इसके पास सनलाइट भी है, एयर भी है, वाटर भी है, एज डिफरेंट डायमेंशन ऑफ सोर्स। एक सोर्स तो है ही कि उसको कहाँ से मिल रहा है, पृथ्वी से, उसको डिफरेंट डायमेंशन ऑफ सोर्स भी है जो उसको बचा कर रखा है, लाइफ टू सर्वाइव इट ओन एग्जिस्टेंस। तो सिर्फ अर्थ के वजह से वो जिंदा नहीं है, और भी उसके पास है सोर्स मटेरियल, दैट इज सनलाइट, एयर एंड वाटर। इन सारे जगह से वो अपने आप को सर्वाइव करके रखा है। तो इस लाइन में हम लोग ने ये समझा कि अर्थ जो है ग्रो करे जा रहा है, कंज्यूम करे जा रहा है, राइज करे जा रहा है, फीडिंग करे जा रहा है, क्रस्ट के ऊपर ऑब्जर्व करे जा रहा है, ईयर्स एंड सनलाइट, और जिसके वजह से दीज आर द what minerals, water, source of life for a tree, and that's why the jabbing of knife fails। और इसके वजह से jabbing of knife क्या कर गया है, फेल कर गया है, and that's why still alive। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, and out of its leprous hide sprouting leaves। और मान लो जहां से उसको चाकू जो यूज किया गया है, जिसके वजह से उसका कुछ ना कुछ तो इंजरीज हुआ होगा, और उस इंजरीज के वजह से वहां पर जो घाव बना है, पोएट को कैसा दिख रहा है, लेप्रस जैसा दिख रहा है। आपको लेप्रस का पिक्चर दिखाया गया था, उसके जैसा दिख रहा है। उसका हाइट जो है इंजरीज होकर, आपका जो पेड़ का छाल जब निकालोगे तो उसके अंदर वाला पार्ट देखना वाइट है और बाहर वाला पार्ट जो है डार्क है। ये लेप्रेसी का साइन को इंडिकेट कराता है, और जो लेप्रस भी होता है उसी टाइप का होता है। और देखो कि जहाँ से कट जाता है वो फुल जाता है बाद में जब ठीक होता है वो, तो वो भी इंडिकेट कराता है किस चीज़ को, लेप्रस को। तो कह रहा है कि एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, जहाँ पर इंजरीज हुआ है वहीं से नए नए लीव्स स्प्राउट हो रहे हैं। कम टू द कंक्लूजन, व्हेन द नाइफ इज अप्लाइड, जब नाइफ अप्लाइड किया गया था पेड़ को मारने के लिए, इट फेल्स टू किल द ट्री, पेड़ को तो मारने में असफल हो गया, बट द ट्री गेट्स इंजर्ड, लेकिन पेड़ तो बेचारा घायल हो चुका है ना, और उंडेड इन जैबिंग में उंडेड हो चुका है। ओके, सो द बार्क ऑफ ट्री व्हेन इट गेट्स पैचेस ऑफ इंजरीज, जो छाल है पेड़ का जहां पर इसको इंजरीज का प्रहार हुआ है, पैचेस लगा है, धब्बा लगा है, इट गेट डिसकलर, वहीं पर ये डिसकलर हो गया है, और डिसकलर पैचेस ऑन इट स्किन विच सीम्स टू बी लाइक अ लेप्रोसी। और यही कैसा दिख रहा है, लेप्रोसी जैसा दिख रहा है। मैंने अभी समझाया, व्हाइट रहता है, बाहर में क्या रहता है, ब्राउन रहता है, जिसके वजह से लेप्रोसी जैसा दिख रहा है। एंड लेप्रोसी इज व्हाट, अ स्किन डिजीज लाइक अ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज, जैसे कोई वो अपने
को उस सफरिंग्स में लेकर आ रहा है कोई आदमी, उसी तरह से यहाँ पर पोएट को कैसा दिख रहा है कि वो वही फील कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी पोएट ने उसको कौन सा शेप दिया, एक आदमी का शेप दिया कि उसके पास भी वैसा ही बीमारी है जैसा कि किसको होता है, एक ट्री को होता है, एक आदमी को होता है, वैसे ही एक ट्री को हो गया है। ओके, एंड जस्ट बिकॉज द ट्री हैज़ फुली ग्रोन, और क्योंकि ट्री जो है फुली ग्रोन कर गया है, द अटेम्प्ट्स ऑफ जैबिंग ऑफ नाइफ फेल्स टू प्लंडर इट्स लाइफ, और इसके जीवन को मारने में इसीलिए असफल हो रहा है। द ट्री गेट्स न्यू स्प्राउटिंग लिप्स फ्रॉम द लेपर साइड, और जहां पर इंजरीज है वहीं से नए नए ब्रांचेस क्या हो रहे हैं, पनप रहे हैं। द न्यू स्प्राउटिंग लिप्स शोज द रेजिलेंस ऑफ द ट्री, यहाँ उसके जिद्दीपना को दिखा रहा है, स्प्रीट को दिखा रहा है, करेज को दिखा रहा है। किसके करेज को, पेड़ के करेज को, कि बहुत रेजिलेंस पावर है उसमें, बहुत करेज है एक आदमी जैसा, कि वो मरना नहीं चाहता है, वो जीना चाहता है। ओके, सो इतने सारे में हम लोग ने ये समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिलेंस पेड़ के कौन से कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाया गया, दैट इज रेजिलेंस। ओके, नेक्स्ट लाइन इज सो हैक एंड चॉप। तो जब ये पहला स्टैंजा हम लोग का शेष हो गया, अभी दूसरा स्टैंजा शुरू हो रहा है। यहाँ से आप बुक खोलकर अगर बैठे हो तो देख लेना वहां से। सो हैक एंड चॉप, अब दूसरा अप्लाई किया गया, जस्ट बिकॉज द नाइफ गेट्स फेल्ड, जब नाइफ फेल हो गया है, सो द न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ टू किल अ ट्री इज अप्लाइड, दैट इज हैकिंग एंड चॉपिंग। बड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, यू कैन से चॉपर, और कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं एक्स, उससे काटा गया है। बट दिस अलोन वोंट डू इट, इससे भी काम नहीं बना। इट कहने का मतलब इसको मार नहीं पाया। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसको उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पाया जितना कि मरने के लिए ज़रूरत है। लेकिन क्या कर गया, ब्लीडिंग बार्क विल हील, ये क्या इम्पैक्ट दे गया है, ये दे गया है कि इसके काटने के जगह से जो सैप्स रेजिम्स वगैरह जो निकल रहा है वो ब्लड के रूप में दिखाया गया है कि ये बेचारा घायल हो गया है और उसको ब्लड निकल रहा है, और जो ठीक कर लेगा वो सही कर लेगा अपने हीलिंग, अपने घाव को अपने हीलिंग पावर से। शो लाइन बाय लाइन में चलते हैं, इसके एक एक डिटेल्स को जानते हैं। जैबिंग ऑफ नाइफ फेल्स टू किल अ ट्री, जैबिंग नाइफ जब फेल कर जाता है, सो हैकिंग एंड चॉपिंग इज अप्लाइड, दोनों एक ही बात को सेंस कहा गया है। जो हम लोग कुल्हाड़ी से मारते हैं, किसी पेड़ को काटते हैं, दैट इज हैकिंग एंड चॉपिंग, इज अप्लाइड एज अ सब्सिक्वेंट वे ऑफ किलिंग अ ट्री। ये सब्सिक्वेंट वे है किसके बाद, नाइफ के बाद। ओके, डिस्पाइट ऑफ बीइंग मोर कैपेबल देन नाइफ, अब देखो ये नाइफ से एक्स कैपेबल तो होता है, ये आपको भी पता है, लेकिन होने के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग, इसके बावजूद भी द स्ट्रोक्स जो उस पर स्ट्राइक किया गया है, प्रहार किया गया है, हैकिंग एंड चॉपिंग, वोंट कैरी आउट व्हाट इन्वॉल्व्स अ डेथ, वो उतना तो दर्द नहीं दे पा रहा है जितना दर्द चाहिए होता है मृत्यु के लिए, मरने के लिए, तो नहीं दे पा रहा है। ओके, ठीक है। हैकिंग एंड चॉपिंग डजंट हैव एज मच अमाउंट ऑफ प्रोफिशिएंसी, उसके पास, हैकिंग एंड चॉपिंग के पास उतना काबिलियत नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है टू गिव दो सफरिंग्स, कि वो सफरिंग्स दे पाए एज मच इन्वॉल्व्स टू द फाइनल कॉल ऑफ डेथ, जिससे कि किसी का मौत हो जाए या फिर पेड़ का जो मौत होना है वो हो जाए, तो वो होना नहीं है क्योंकि उसमें उतना काबिलियत, प्रोफिशिएंसी, क्षमता नहीं है। किस में नहीं है, हैकिंग एंड चॉपिंग में नहीं है। किससे पता चला, मच पेन से चला, नॉट सो मच पेन। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग कैपेबल, अब ये तो कैपेबल नहीं था चाकू के तरह, इट लीव्स निगेटिव इम्पैक्ट, ये इसने भी कुछ निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ा, क्या, ऑन द बार्क विच ब्लीड्स, जो छोड़ा है वो क्या हो रहा है, उसके बार्क से क्या निकल रहा है, सैपिंग्स निकल रहा है, जो रेजिन्स और गम्स होता है वो निकल रहा है, और उसी को पोएट ने क्या कहा है, ब्लीड कहा है, ब्लड कहा है, कि वो ब्लीडिंग कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि वो भी हमारा ब्लड रिलेटिव्स है, वो भी हमारे अपने ही है, वी कैन नॉट किल इट, हम लोग नहीं मार सकते हैं। बार बार उसको समझा रहा है, एक एक हर एक स्ट्राइक पर, हर एक ह्यूमन के स्ट्राइक पर उसको समझाते जा रहा है, एक साइन दे रहा है कि देखो ये हमारा अपना ही है, मत मारो, फिर भी नहीं समझ रहा है आदमी। ओके, सो द एक्सकर्सन
of sap is here in the phrase expression. Bleeding bark symbolizes as bleeding like a person whose any part body is chopped. किसी का बॉडी को अगर काट दिया जाए, किसी ह्यूमन बॉडी को, तो वो क्या करने लगता है, वहाँ से ब्लीड करने लगता है। और उसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि वो एक्सकर्शन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, क्या कि अपनी बॉडी को वो जो रेजिन्स बाई प्रोडक्ट है उसको निकाल दे रहा है। तो यहाँ जो है उसी को पोएट ने क्या कह दिया है, ब्लीडिंग बार्क कह दिया है, जो सिंबलाइज कर रहा है किसके जैसा, एक पर्सन के जैसा, ठीक है, पर्सोनिफाइड किया गया है। द ट्री हील्स इट सेल्फ, और फाइनली ट्री क्या कर लेता है, अपने आप को हील कर लेता है, बिकॉज इट इज डीपली रूटेड। क्यों? क्योंकि बहुत डीपली रूटेड है, कहाँ पर, अर्थ में, वेयर इट इज गेटिंग इट्स हीलिंग पावर, जहां से उसको हीलिंग पावर मिल रहा है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड स्टांजा का ही नेक्स्ट पार्ट है ये। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जहां से इसको काटा गया था वहीं से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्रिक्स, और वहीं से कर्ल्ड ग्रीन ट्रिक्स, फिर से नया नया क्या छोटा छोटा पत्ता मिनिएचर बॉस जन्मेगा, पनपेगा। विच इफ अनचेक्ड, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया गया, जो नया ब्रांचेस आया है, विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज, वो फिर से उतना ही बड़ा बन जाएगा जितना बड़ा पहले था। सो लाइन बाय लाइन में क्या इस मतलब है, द ट्री हैज हीलिंग पावर, सो इट नॉट ओनली हील इट सेल्फ, तो ट्री के पास तो हीलिंग पावर है, तो अपने को तो हील कर ही लेगा साथ साथ, बट ऑल्सो मेक्स द कर्ल्ड ग्रीन ट्रिक्स अ बर्थ, साथ साथ में क्या करेगा, वो इसको जन्म भी देगा, क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर है। फ्रॉम क्लोज टू द पार्ट इट हैज बिन कट, जहां से काटा गया है वहीं से ये क्या होगा, नया कर्ल ग्रीन टिक्स को जन्म देगा। ओके, द एक्सप्रेशन कर्ल ग्रीन टिक्स मीन्स द न्यूली बॉर्न स्मॉल कर्ल्ड ब्रांचेस, जो नया नया ब्रांचेस है उसको कहा गया है लाइक अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी, जो नया बच्चा जन्म लेता है तो देखोगे वो भी क्या होता है, वो भी सिकुड़ा हुआ होता है, बहुत फैला हुआ नहीं, तो वो भी उसी तरह से सिकुड़ा होता है, जिसके वजह से कर्ल ग्रीन ट्विक्स इसको भी कहा गया है। तो यहाँ पर उसको बच्चे से कंपेयर किया गया है। सो अगेन इट इज पर्सोनिफाइड हियर। नेक्स्ट पार्ट है द न्यूली बॉर्न कर्ल ग्रीन ट्विक्स विल गेन इट्स अर्लियर साइज, वो उसको जो पहला साइज था वो अपने साइज को पा लेगा, एंड एक्सपेंशन उतना ही फैल जाएगा, इफ इट इज नॉट कट अगेन, ये जो अनचेक्ड है ना, नहीं चेक्ड मतलब उसको नहीं काटा जाएगा तो उसी साइज में वो चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज अब स्टैंजा 3 है, दिस इज द लास्ट स्टैंजा, और उसमें और पार्ट है। सो इसमें देखो कह रहा है नो, मतलब यहाँ कन्वर्सेशन कर रहा है पोइट हम लोग से, कह रहा है कि द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब नो हम लोग कब कहते हैं, जब किसी को समझाना होता है कि नहीं 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 ऐसे नहीं करना है, ऐसे करो तब होगा। तो ये जो नो है एक ये दिखाने के लिए है कि अल्टीमेटली द ह्यूमन बींग्स नाउ गेट द न्यू आइडिया हाउ टू किल अ ट्री। अब उसको पता चल गया है कि पेड़ को आखिर मारना कैसे है। तो ये जो न्यू अपरूटिंग मेथड है, तो उसको समझाने के लिए पोएट ने क्या यूज किया, नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। पोएट नो कहकर नो नहीं कहना चाहता है, नो कहकर न्यू आइडिया जो जनरेट हुआ है उसको इंडिकेट कराना चाहता है, दैट इज अपरूटिंग। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, रूट को उखाड़ना होगा, आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ, जिस जमीन ने इसको पकड़ रखा है उस जमीन से बाहर निकालो, क्योंकि वो सारा आइडिया मिल गया है जो हम लोग ने अभी समझ कर आया है कि अच्छा यही इसका जो सोर्स ऑफ लाइफ है, यहीं से उसको मिलता है। इट इज टू बी रोप्ड, और इसको क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा, पुल्ड करना पड़ेगा, इंटायरली पूरी तरह से निकाल कर बाहर फेंक देना पड़ेगा, आउट फ्रॉम द अर्थ केव से बाहर निकाल फेंक देना पड़ेगा, तब जाकर ये मर जाने का चांसेस है, ये क्योंकि फाइनल आउटकम है। ओके, शो द वर्ड नो इज यूज्ड हियर टू शो द आउटब्रेक होपफुल वे टू किल अ ट्री। उसको एक नया आइडिया जो मिला है वही नो को इंडिकेट कराता है। ओके, द न्यू आइडिया ऑफ अपरूटिंग अ ट्री मेक्स द ह्यूमन मोर इनह्यूमन एंड हार्टलेस। अभी तक तो वो चाकू से मार रहा था तब भी वो इनह्यूमन था, जब कुल्हाड़ी से मारा तब भी इनह्यूमन था, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से निर्दयी हो गया है। देखो क्या कर रहा है, जैसे किसी एक आदमी को बांध कर मारा जा रहा है ना, उस तरह से उसको जान लिया जा रहा है, जैसे उसको रोप कर दिया गया, टाइट कर दिया गया, अब उसको मारने के लिए छोड़ दिया रहा है। कितना निर्दयी सीन है ये, पोएट ने क्रिएट किया है ये हम लोग को ये दिखाने के लिए कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। सो क्या कर रहा है ये न्यू आइडिया अपरूटिंग अ ट्री मेक्स द ह्यूमन मोर इनह्यूमन, हमको और अमानव बना दिया,
हमको और हार्टलेस बना दिया टू डिस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ अ ट्री बेस्ड ऑन सेल्फ एंड, क्योंकि हम अपने स्वार्थ की वजह से उसको बांध कर, रोप कर, पुल्ड आउट करके उसको मार देना चाहते हैं। दिस इज वॉट, दिस इज सेल्फिशनेस। यही पोएट यहां दिखाना चाहता है। ओके, दे फाइंड, दे कहने का मतलब द ह्यूमन फाइंड द वे टू मर्डर द ट्री। उन लोग को पता चल गया कि इसको मर्डर कैसे करना है, विच इन्वॉल्व्स, और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, मर्डर कैसे करेगा वो, पुलिंग, इस लाइन में जो है, आउट ऑफ अर्थ, उसको बाहर निकालेगा, रोपिंग करेगा, टाइंग करेगा और पूरी तरह से बाहर निकाल कर फेंक देगा। तो वो ये क्या है, दिस इज द होल वे प्रोसेस इन दिस पैसेज, इसी में वो पेड़ को मार देगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द एक्सप्रेशन एंकरिंग अर्थ मीन्स द ट्री इज रूटेड। अब ये एंकरिंग अर्थ में आते हैं, इसका कभी कभी आपको मीनिंग बहुत सारा इंटरली पूछा जाए कि एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या होता है। तो एंकरिंग अर्थ मीन्स द ट्री इज रूटेड डीप इनसाइड द अर्थ। ट्री जो है इनसाइड रूटेड है, विच होल्ड्स इट, और वो अर्थ क्या कर रखा है, उसको होल्ड करके रखा है, एंड गिव्स इट प्रोविजन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और उसको सारा फैसिलिटी दे रहा है जिससे वो बचा रह सकता है। लेकिन जैसे ही वो सारे अपने सारे फैसिलिटी से, सारे सोर्स से बाहर आएगा, वो मरने का चांसेस रखता है, और यही ह्यूमन को पता चल गया है। ओके, द एक्सप्रेशन अर्थ केव मीन्स द हॉलो पार्ट ऑफ द ग्राउंड आफ्टर अपरूटिंग। इसका भी, इस फ्रेज का भी मीनिंग आपको समझना है कि अर्थ केव क्या होता है, जब पेड़ को निकाल दिया गया जमीन से, उसके जितने सारे पार्ट थे, जड़, वो सारे निकल गए, तो जमीन का जो होल दिखेगा, दैट hollow part is what, earth cave। ओके, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जब उसको उखाड़ कर बाहर फेंक दिया गया, तब जो है ट्री का सारा स्ट्रेंथ सबको पता चल गया, सोर्स पता चल गया। जो वाइट था, जो वेट था, मतलब रूट्स, जड़ पता चल गया। जड़ कैसा था, ये वाइट था और वेट था, मोस्ट सेंसिटिव, और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था, और सेंसिटिव ऑर्गन बहुत कोमल होता है। आपके भी जितने सारे सेंसिटिव ऑर्गन हैं, दोज आर सेंसिटिव, वाई, बिकॉज दे आर वेरी वेरी टेंडर, बहुत कोमल होते हैं बेचारे, और वहां पर स्ट्राइक होने से हम लोग गए। उसी तरह से पेड़ का भी होता है, द रूट इज वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ ट्री, और इसीलिए वहां उसको हटा देने से वो मर जाएगा। और वो हिडन था, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और सालों साल तक छुप कर था। अब इसको डिटेल्स में समझते हैं। अल्टीमेटली द मैन नोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री विच लाइज इन द रूट्स। अब वो जान गया, अल्टीमेटली तो जान गया, आदमी लोग को पता चल गया कि आखिर पेड़ का स्ट्रेंथ क्या था, जैबिंग से क्यों नहीं मरा, हैकिंग चॉपिंग से क्यों नहीं मरा। अब उसको पता चल गया है कि अच्छा ये करना है। ओके, द रूट्स आर हेयर पोर्ट्रेज एज सोर्स विच इज वाइट एंड वेट। रूट्स को ही क्या कहा गया है, वाइट कहा गया है और वेट कहा गया है, ठीक है, उसी को सोर्स कहा गया है। सोर्स क्यों कहा गया है, बिकॉज द रूट्स आर गिविंग इट सस्टेनेबिलिटी। रूट्स ही उसको सस्टेन करके था, स्टैंडेबिलिटी दिया हुआ था। पेड़ को जो खड़ा कर रखा था, किसने कर रखा था, रूट्स ने कर रखा था। द रूट इज वाइट। अब पूछा जाएगा कि रूट वाइट क्यों है। द रूट इज वाइट बिकॉज इट हैज बीन आउट ऑफ रीच ऑफ सनलाइट फॉर ईयर्स। सालों साल से ये सूरज के रोशनी से दूर था, जिसके वजह से इसका कलर क्या हो गया था, वाइट, या फिर जो ऑफ वाइट है वो हो गया था, जिसके वजह से ये वाइट है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेट। इसको वेट कहा गया है रूट को, बिकॉज इट हैज बीन इन कॉन्टैक्ट विद द वेट सॉइल, क्योंकि ये वेट सॉइल के कॉन्टैक्ट में था, जिसके वजह से ये वेट है। तो दोनों बात यहां पता चल गया कि वाई द रूट्स आर वाइट, वाई द रूट्स आर वेट। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। दैट द नेक्स्ट पार्ट इज द ट्री हैज बीन कीपिंग इट रूट्स हिडन फॉर ईयर्स। अब बताओ, आप कोई भी चीज को, आप अपने ट्रेजर को, अपने खजाना को छुपा कर रखते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आपको पता है कि उसको कोई भी चुरा सकता है। उसी तरह से पेड़ ने जो ये हिडन वर्ड, पोएट ने जो यहाँ हिडन वर्ड यूज किया, यही चीज दिखाने के लिए।
The tree has been keeping its root hidden for years just because the roots are the most sensitive organ. क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है. आपका जो ब्रेन है वो भी सेंसिटिव ऑर्गन है और हम लोग ने उसको अपने ब्रेन स्कल से उसको ढांक कर रखा है, हमारे ने नेचर ने प्रोवाइड किया है. तो उसी तरह से इसने भी अपने सेंसिटिव ऑर्गन को कहाँ छुपा कर रखा था? जमीन के अंदर. विच ऑफ सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ इट्स विच कैन नॉट बियर द इंजरीज लाइक ट्रंक एंड ब्रांचेस. तो ये उतना दर्द नहीं सह सकता है जितना कि ट्रंक सह सकता है, ब्रांचेस सह सकता है. और इसीलिए क्या था, ये हिडन था सालों साल से. इसीलिए पेड़ ने इसको छुपा रखा था. ओके. द रूट्स आर मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ अ ट्री. रूट्स जो होता है बहुत मूल्यवान चीज होता है किसके लिए? ट्री के लिए. एंड दिस इज वाई द ट्री हैज बीन कीपिंग इट इन अ सिक्योर प्लेस. और इसीलिए उसको सिक्योर प्लेस में कर रखा था. अभी आपने बताया आपके पास खजाना है, आप उसको कहाँ रखोगे? ओपनली तो रखोगे नहीं, आप उसको छुपा कर रखोगे. तो पेड़ उसी सेंस में अपने खजाने को, अपने रूट्स को छुपा रखा था सिक्योर प्लेस में. और वो सिक्योर प्लेस कौन सा था? इनसाइड द अर्थ. फ्रॉम द हार्टलेस एंड इनसेंसिटिव ह्यूमन. वो जानता था कि इस दुनिया में बहुत सारे हार्टलेस पर्सन है, इनसेंसिटिव ह्यूमन है, थॉटलेस पर्सन है जो बिना सोचे समझे ऐसा करेंगे, और हुआ. तो इसके वजह से उसने छुपा रखा था अकॉर्डिंग टू दिस पोएम. ओके. लास्ट लाइन में आते हैं. ये लास्ट स्टैंजा का लास्ट हमारा लाइन है. दैट इज देन द मैटर. देन द मैटर मतलब अब काम बन गया. काम बन गया मतलब क्या? आदमी लोग जो चाहता था, नाउ दे आर गेटिंग ऑल दैट सक्सेस. अब क्या हो रहा है? पेड़ का स्कॉर्चिंग हो रहा है, चोकिंग हो रहा है, जल रहा है बेचारा, चोक कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है. सूरज और एयर के उपस्थिति में ब्राउनिंग हो रहा है, हार्डनिंग हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है, विदरिंग हो रहा है, और फाइनली वो मर जाता है. इसी वाले बात को समझते हैं. ओके. द लाइन देन द मैटर सजेस्ट दैट द फाइनल सक्सेस ऑफ मैन इज किलिंग अ ट्री. अब उसको ये है, इस लाइन से ये पता चल रहा है कि आदमी जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, कि वो पेड़ को मारने में सक्षम है. द वर्ड स्कोचिंग, चोकिंग, ब्राउनिंग, हार्डिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, ईटीसी, ये सारा का सारा क्या है? वायलेंट एक्ट है. पूछेगा आपको कि इसमें कितने सारे वायलेंट एक्ट है, तो ये सारे जितने सारे निर्दयी काम है वो सारे के सारे वायलेंट एक्ट है. मर्सीलेस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. मानव सभ्यता का सबसे ज्यादा वायलेंट एक्टिविटी इस पोएम में ये डिस्क्राइब किया गया है. नाउ द ट्री इज स्कोचिंग एंड इज नॉट एबल टू ब्रीथ आफ्टर अप्रूटिंग. अब ट्री जो है क्या कर रहा है? स्कोच कर रहा है, और साथ साथ में सांस भी नहीं ले पा रहा है जब उसको अप्रूट कर दिया गया है. द सेम ट्री. अब देखो यहाँ पर आयरॉनी क्या था? शुरू में बताया गया था आयरॉनी. किसी भी चीज को आपने कुछ समझ रखा है और फाइनली पता चलता है कि नहीं, इसका तो अपोजिट वो निकल गया. तो अब देखो यही सन और यही ईयर फर्स्ट स्टैंजा में उसको लाइफ दे रहा था, और नाउ क्या कर रहा है? उसको देखो स्कोर्च कर रहा है, चोक कर रहा है. स्कोर्च कहने का मतलब उसको जला रहा है कौन? सूरज. और चोक कहने का मतलब वो अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पा रहा है, वो गला रूंध रहा है उसका. द सेम ट्री विच हैव बीन फ्लरिशिंग. वही ट्री वो जो फल फूल रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ सन के प्रेजेंस में एंड एयर के प्रेजेंस में, फर्स्ट स्टैंजा में, इज नाउ आयरॉनिकली बीइंग स्कोर्च्ड. और वो जो है आयरॉनिकली अभी क्या हो रहा है? स्कोर्च हो रहा है. यही आयरॉनिकली कहने का मतलब क्या? जीवन दे रहा था उधर और इधर में जान ले रहा है. इन द लास्ट स्टैंजा. लास्ट स्टैंजा में जो है ये क्या बन गया है? विलेन बन गया है. हु? सन एंड ईयर. और यही फर्स्ट स्टैंजा में क्या बना हुआ था? बेनिफैक्टर बना हुआ था, लाइफ गिवर बना हुआ था, जनरेटर बना हुआ था. स्कोचिंग, चोकिंग, ब्राउनिंग, हार्डिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग आर द पेन्स ऑफ सफरिंग्स ऑफ अ डेथ. यही सारा पेन है जो एक पेड़ को सहना पड़ रहा है. अब उस समय कहा था ना सेकेंड स्टैंजा में, मच पेन नहीं दे पा रहा है. दीज आर द मच पेन. ओके. द लाइन देन इट इज डन. अब इस लाइन को अच्छे से समझो आप. देन इट इज डन कहने का मतलब क्या? रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री ऑफ ह्यूमन. अब इस लाइन में क्या कह रहा है कि अच्छा ये काम अब तो बन गया. बन गया मतलब क्या? आपको विक्ट्री हो गया. बीइंग ओवर ट्री और नेचर. नेचर के ऊपर उसने सक्सेस पा लिया. बट इट इज अ हॉलो विक्ट्री. लेकिन ये अल्टीमेट विक्ट्री नहीं है. सावधान हो जाओ. ये क्या है? ये हॉलो विक्ट्री है. मतलब ये आपको ठग लिया. एंड इवन इट कैन डिफीट ऑफ अ मैन. यहां तक कि एक आदमी को चीट कर दे रहा है. इट इज बिकॉज द डिके ऑफ नेचर और ट्री. अगर हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं,
इज पेविंग द वे फॉर एडप्शन। ये हम लोग को नष्ट करने के लिए एक बनाया गया रास्ता है, ह्यूमन रेस फ्रॉम दिस प्लैनेट, और हम लोग इस प्लैनेट से अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे। तो ये सारा चीज क्या दिखा रहा है, ये सारा चीज ये दिखा रहा है कि हमने जो किया अल्टीमेटली ये हम लोग ही उसमें मर रहे हैं। ओके, सो ये पोएम का इतना सारा डिस्कशन था, आपने अच्छे से समझा होगा आई थिंक। और अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट थीम क्या था, इस पोएम का क्या थीम था वो समझ लेते हैं। सो पहला थीम है इन्वायरमेंट इज आवर प्राइमरी हैबिटेट। जिस घर में हम लोग, जो पहला हमारा घर है, वो जिस घर में आप रहते हो ईट का बना हुआ या फिर किसी भी चीज़ का बना हुआ, वो आप घर को भूल जाओ। पहला हमारा जो घर है वो हैबिटेट है, जहाँ से आपको भोजन मिलता है, जहाँ से आपको पानी मिलता है, जहाँ आप सांस ले रहे हो, यही आपका हैबिटेट है। और वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनवायरमेंट। सो इसीलिए कहा गया एनवायरमेंट इज आवर प्राइमरी हैबिटेट। सेकेंडरी हैबिटेट तो हमने बना रखा है, दैट इज आवर हाउस और बिल्डिंग्स और वट एवर यू हैव, विच शुड नॉट बी प्लंडर्ड। और अपने हैबिटेट को हमने अगर नष्ट कर लिया, दैट इक्वल्स टू व्हाट? यू आर प्लंडरिंग योर सोर्स ऑफ लाइफ्स। अगर आपने पानी को पोल्यूट कर दिया तो अपने आप को नष्ट कर रहे हो। आपने अगर लैंड को पोल्यूट कर दिया, एनवायरनमेंट के किसी भी पार्ट को पोल्यूट किया, तो एक्चुअली यू आर प्लंडरिंग योर सेल्फ, नॉट एनवायरनमेंट। ओके, सो टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। द मैन एक्ट्स वायलेंटली एंड इम्पेशेंटली टुवर्ड्स नेचर। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि आदमी कितने हिंसावादी है, कितना उसके पास धीरज नहीं है, बहुत अधीर आदमी है वो नेचर के प्रति। वो क्या करे जा रहा है? उसको मारे जा रहा है। ये सारा चीज़ ह्यूमन के लिए ही है, लेकिन आदमी इतना जल्दी में है कि वो उसके पास वो पेशेंस नहीं रह गया है, उसको और जल्दी चाहिए और ज़्यादा चाहिए। ओके, ट्रीज आर आवर ब्लड रिलेटिव्स। इसमें यह भी बताया गया इस पोएम में कि पेड़ जो है हमारा ब्लड रिलेटिव्स है, इन टर्म्स ऑफ कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वो हमारे ऊपर और हम उसके ऊपर डिपेंड है। अगर हम दोनों में से कोई भी एक शेष हुआ, मतलब ह्यूमन रेस, नॉट ओनली एनी बीइंग और प्लांट का जो लाइफ है, वो अगर शेष हुआ तो कहने का मतलब एनवायरनमेंट डिसबैलेंस में आ जाएगा। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कहा गया? ब्लड रिलेटिव्स। उस सेंस में भी कहा गया है कि ब्लीडिंग बार्थ था, जिसके सेंस में। ओके, द पोएम डील्स विद द मैसेज ऑफ डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। आप जगदीश चंद्र बोस को जानते होंगे, उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था दुनिया में कि पेड़ भी उतना ही डेथ को सफ़र करता है जितना कि एक सजीव लिविंग बीइंग करता है। तो इस वाले पेन को भी यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है पोएट कि ये पेन उसको भी होता है जो हम लोग करते हैं। तो आप समझो उस दर्द को, जो एक हमें होता है वो पेड़ को भी होता है, जो उसका दर्द दिखता नहीं, उसका कराहना सुनाई नहीं देता है हमें। ओके, तो ये सारा थीम है, सब्जेक्ट मैटर है। अल्टीमेटली हमारा जो थीम है कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। नेचर को किस तरह से कंजर्व करके रखना है, ये हमारा दायित्व है, और इसी में पोएट ने ये कहा है। ओके, अब हम लोग इसमें लिटरल डिवाइस को देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या यूज़ किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच कहने का मतलब पोएम में क्या क्या ऐसा चीज़ यूज़ किया गया है, टेक्निकल टर्म्स यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से और अच्छा हो गया है। ओके, सो पहला टर्म्स है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता क्या है? सीरीज एंड रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स। कॉन्सोनेंट वर्ड्स अगर बार बार रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। इस पोएम में क्या है? ब्लीडिंग बार्क, बी ब्लीडिंग, बी बी ब्लीडिंग बार्क क्या हो गया? ये एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? वाइट एंड वेट, वाइट वेट, डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये क्या हो गया? हमारा एलिट्रेशन हो गया। दो जगह ही एलिट्रेशन है, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन रिटन मल्टीपल टाइम्स, एक ही चीज को बार बार लिखा जाता है, उसको रेपिटेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो इस स्टैंजा में द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, फिर का क्या कहा गया? पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। ये सारा क्या चीज़ को दिखाता है? रेपिटेशन को दिखाता है। तो रेपिटेशन यूज़ किया गया है। ये फिगर ऑफ स्पीच है, या फिर लिटरेरी डिवाइस अगर पूछेगा आपको तो ये आप बता सकते हो। या फिर यहाँ देखो रोप्ड है, टाइड है, ये भी क्या है? ये रेपिटेशन है। ओके ओके, इसमें फिर पुल्ड आउट है।
नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज मेटाफर और सिमिली। मेटाफर क्या होता है, जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं एक चीज़ को दूसरे से, और ये दोनों चीज़ जो है अलग अलग होते हैं लेकिन कुछ कॉमन कैरेक्टर हो जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। और इसमें अगर लाइक और एज करके कंपेयर करेंगे तो उसको सिमिली कहेंगे, और अगर लाइक और एज नहीं रहेगा तब उसको मेटाफर कहेंगे। इसमें हमारा जो है क्या है, जैसे कहेंगे योर वॉइस इज स्वीट लाइक हनी, तो दिस इज व्हाट, आपके वॉइस को मैंने क्या बना दिया, हनी बना दिया। सो दिस इज व्हाट हो गया, ये सिमिली हो गया। अगर सिर्फ आपको ये कहा जाता योर वॉइस इज हनी फॉर मी, सो ये क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया। सो दिस इज हियर इन द पोएम लेपेरस हाइड। अब ये लेपेरस हाइड क्या है, ये मेटाफर है। इस हाइड को, इस चमड़े को किससे कंपेयर कर दिया गया है, एक बीमारी से कंपेयर कर दिया गया है, विदाउट लाइक एंड एज, तो ये क्या हो गया आपका, मेटाफर हो गया। ब्लीडिंग बार्क को भी, इस बार्क को क्या बताया गया है कि वो कैसा है, ब्लीडिंग के जैसा है, जैसे ब्लड कर रहा है, जैसे जैसे लाइक 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 लाइक। तो लाइक का जैसे ही सेंस आएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। लेकिन लाइक नहीं दिखेगा, अगर लाइक यहाँ दिख जाता तो वो सिमिली हो जाता, लेकिन नहीं है तो मेटाफर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जिसको हम लोग ह्यूमन कैरेक्टर देते हैं। किसी भी चीज़ को, निर्जीव हो या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर उसको ह्यूमन क्वालिटी दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, या कैरेक्टर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ये जो हाइड था वो चमड़ा नहीं था, वो क्या था, वो पेड़ का जो बार्क था उसको हम लोग क्या किए, लेप्रोसी करार कर दिए। मतलब किसी एक आदमी को जो होता है वो पेड़ को बना दिए, ये हम लोग पर्सोनिफाइड कर दिए, उसको आदमी जैसा ट्रीट कर दिए। ब्लीडिंग बार्क, वो ब्लीडिंग बार्क कर दिए, कहने का मतलब ब्लड तो किस में निकलता है, ब्लड तो और कहीं नहीं निकलता है, किसी एक बीइंग में निकलता है, एक ह्यूमन में निकलता है, एक पर्सन में निकलता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन हमारा क्या हो गया, फिर से फिगर ऑफ स्पीच में आ गया, और यहाँ पर ये, तो ये दोनों चीज़ है। अगले बार जो आपने समझा था वो भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज इंजैपमेंट। अब ये इंजैपमेंट क्या होता है, ये पंक्चुएशन फॉलो नहीं करता है और कहते चला जाता है। जैसे सेकंड लाइन में देखो, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक लाइन है, तो पोएट को इस लाइन में ही लिखना चाहिए था, लेकिन पोएट ने क्या कर दिया, दूसरी लाइन में लिख दिया, यहाँ कॉमा भी नहीं दिया और लिख दिया। तो यही है इंजैपमेंट, इंजैपमेंट। ओके, सो एक नंबर बात ये है, इट इज रीडिंग ऑफ अ थॉट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, और ये उसी सोच को दर्शाएगा। इस वाले सोच को इस लाइन में ला दिया गया है, और इसने क्या नहीं यूज़ किया है, ग्रामर नहीं यूज़ किया है, कॉमा देना चाहिए था, सेमीकोलन होना चाहिए था, नहीं यूज़ किया है, तो इसको इंजॉयमेंट कहेंगे। और दूसरे लाइन में भी देखो, इट हैज़ ग्रोन स्लोली, इस स्लोली को उधर भी लिख सकता था, ये सारे पार्ट को एक साथ लिख सकता था, इसने यहाँ कर दिया, तो ये सारा इधर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा इंजॉयमेंट है। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट ऑफ व्यूज ऑल ऑफ दिस, और आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, सो नाउ यू कैन व्हाट, नाउ यू कैन राइट इन ओन लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। जितना सारा भी बताया गया है, अगर आपने इसका समर आउट कर लिया, इसको समरी आउट कर लिया, अगर आपने इसको एक एक पॉइंट करके अपने लैंग्वेज में लिख लिया, सो यू कैन ईजिली व्हाट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है जी। तो अब देखो, नॉलेज क्या होता है, आपने इतना सो नॉलेज जो लिया, अगर आपने इसको दिमाग में जमा करके रख लिया, सो इट इज़ गोइंग टू बी गार्बेज। सो डोंट मेक इट गार्बेज, जस्ट प्रैक्टिस इट और मेक इट आउट नोट्स। आप नोट्स बना लो, जो जो बताया गया है इजी लैंग्वेज में, एकदम इजी वे में। मेरे बात को कॉपी मत करना, आप अपने बात को लिखो उसमें, जो जो समझाया गया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।